हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास होने वाली है, उसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर जो भारतीय संविधान है वो आखिर है क्या, हमारे लिए या हमारे देश के लिए भारतीय संविधान क्या महत्व रखता है। तो देखिए, भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे प्रमुख ऐसा विधिक विधान है या विधिक दस्तावेज है जो क्या है, जो सरकार की रूपरेखा और उसका जो सरकार का संचालन है कि किस प्रकार सरकार चलेगी, किस प्रकार से उसकी नीतियां होंगी, किस प्रकार से वो योजनाएं बनाएगी, लोगों पर लागू करेगी, या आने वाली भविष्य में जो योजनाएं हैं, या जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों पर, उनके कर्तव्यों पर किस प्रकार से देखेगी, वो भारतीय संविधान निर्धारित करता है। और ये भारत का या कोई भी जो संविधान है देश का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट होता है, सबसे ऊंचा डॉक्यूमेंट होता है। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो देखिए, भारतीय संविधान में आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय संविधान में जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें कितने थे, 395 आर्टिकल थे। आर्टिकल और कितने थे, 22 भाग थे इसके, ठीक है, 22 पार्ट थे और 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो इतने थे। हम लोग मूल संविधान को ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट वन की। तो पार्ट वन जो हमारा है वो आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, पार्ट के अंदर ही, भाग के अंदर ही आपके आर्टिकल आते हैं। तो जो पार्ट वन है हमारा, भाग वन है, भाग एक है, इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं, 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो भाग एक में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इतने अनुच्छेद बताए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद एक की, कि अनुच्छेद एक आखिर क्या कहता है। अनुच्छेद एक, तो ये कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हमारे संविधान में ऐसा ही लिखा है कि संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र अब किस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा छोटा इसको थोड़ा कर लें, ज्यादा समझ में आ जाए आपके, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहने वाला। तो पहला पार्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहला पार्ट रहता है इसमें नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री अनुच्छेद एक में आपको देखने को मिलेगा, देश का नाम। तो देखिए, जब संविधान हमारा बन रहा था तो नाम को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोगों ने कहा इसका नाम भारत होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा इसका नाम इंडिया होना चाहिए। और वो कुछ लोग कौन थे, वो थे संविधान सभा के लोग। तो कुछ संविधान सभा के लोग ये कह रहे थे कि इसका नाम भारत होना चाहिए, जैसे हमारा पुराना नाम है। कुछ लोग कह रहे थे इंडिया रहना चाहिए, जो हमारा वर्तमान में नाम है। तो इसी के तहत क्या हुआ, आर्टिकल वन में नाम दिया गया इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारे दोनों नाम हैं। तो इसके तहत आता है, क्या नाम आता है हमारा, तो आर्टिकल वन के तहत क्या है, इंडिया, भारत, ठीक है।
तो ये हमारे दोनों नाम आते हैं। भारतीय संविधान में कोई एक नाम नहीं लिखा है। फिर दूसरी चीज ये निकल के आती है अनुच्छेद 1 में ही, टाइप ऑफ पॉलिसी, कि जो संविधान होगा, जो देश है उसको टाइप कैसी पॉलिसी होगी। इसके बारे में देखें, देखिए कोई भी देश होता है उसको दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक फेडरेशन ऑफ स्टेट या दूसरा होता है यूनियन ऑफ स्टेट। कैसा होता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट या वो देश कैसा होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि जो हमारा देश है भारत, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ, और हिंदी में आप देखोगे तो दोनों का अर्थ राज्यों का संघ ही होता है, लेकिन इनमें बस इतना अंतर होता है कि जो फेडरल ऑफ स्टेट होता है, इसमें जो राज्य होते हैं, राज्य अलग अलग होते हैं। राज्य अलग अलग, अलग अलग कैसे? राज्यों के पास ये अधिकार होता है कि वह देश से अलग हो सकते हैं, और इनके ये एक एग्रीमेंट के तहत बंधे हुए होते हैं। तो क्या है? राज्य एक एग्रीमेंट के तहत बंधे होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। जुड़े हुए होते हैं। और इसमें ये होता है कि राज्य जब चाहे देश से अलग हो सकता है। राज्य जब चाहे देश से अलग हो सकता है। और फेडरल स्टेट जो है, उदाहरण के नाम पे देखोगे तो कैसा है हमारा उदाहरण? यूएसए, अमेरिका है। ये कैसा है? ये फेडरल ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट की हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा भारत है। ठीक है, राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनको भारत देश में ही रहना होगा, ये नहीं कह सकते कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक टाइप और हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 1 में ही, तीसरी जो चीज देखने को मिलती है वो है टेरिटरी और एरिया ऑफ कंट्री। टेरिटोरी या टेरिटोरियल ऐसे लिखेंगे, टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री, यानी जो हमारा देश है उसका कितना एरिया रहेगा। देखो एरिया जो है इसको भी हम लोग दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? एक टेरिटरी ऑफ द स्टेट, दूसरा कौन सा हमारा है? यूनियन टेरिटरी। एक कौन सा है? ऐसी टेरिटरी या ऐसा राज्य जो हम भविष्य में अपने में मिलाएंगे। ठीक है, तो ये इन चारों पे, इन तीन चीजों पे एरिया लागू होता है। देखिए टेरिटरी ऑफ एरिया जो स्टेट है, देखो आप बात करोगे जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले क्या था, जो एरिया था, ये टेरिटरी थी, ये दो भागों में डिवाइड थी। एक थी आपकी प्रिंसिपली स्टेट यानी जो रियासतें थी, दूसरा आपका कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया, जहां पे ब्रिटिश का सीधा कंट्रोल था, या ब्रिटिश स्टेट या ब्रिटिश प्रोविंस। और इन्हीं को मिलाकर बनता है हमारा क्या?
यूनियन ऑफ स्टेट। इन्हीं दो को मिला के हमारा क्या बना है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहां से हमारा आर्टिकल 1 जो है ये कंप्लीट होता है कि आर्टिकल 1 हमारा इतना सब कुछ कहता है। देखिए, कहने को तो बस कुछ शब्द ही हैं, लेकिन उसका अर्थ निकालोगे आप तो काफी ज्यादा निकल के सामने आता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2। तो ये है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, जो ये देखो आर्टिकल 2 है, इसकी सबसे पहली बात, पावर मिली है संसद को, संविधान को बनाने की बिगाड़ने की जो पावर है ये संसद को मिली है। तो भारतीय संविधान संसद है, ये आर्टिकल 2 शक्ति देता है भारतीय संसद को कि वे भारत की कोई राज्य है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी या फिर जो भी जो भारत भविष्य में एक्वायर करेगा, जिसपे कब्जा करेगा, उनको अपने भारत में मिला सकता है और उनसे एक नया राष्ट्र बना सकता है। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या आया आपका, तो यह आर्टिकल क्या करता है, तो यह भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह या वे भारत के राज्य यानी यूनियन टेरिटरी, जो भी भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं, या फिर एक्वायर्ड टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरी यानी कब्जा वाला क्षेत्र, इसको क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। मिला सकती है, क्योंकि संसद है ना, मिला सकती है। और क्या कर सकती है, और एक नया राज्य बना सकती है। तो ये काम आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है कि आप किसी भी नए राज्य को, जो विदेशी राज्य उस पर आप कब्जा कर सकते हैं, उसको अपने भारत में मिला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखोगे तो, उदाहरण मैं आपको बताऊं, चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आप देखोगे सिक्किम। सिक्किम ये कब भारत में मिला था, तो ये मिला था 26 अप्रैल 1975 को। और तब क्या हुआ था, तब हुआ था 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत राज्य में मिलाया गया। और जब सिक्किम को मिलाया गया था तब आर्टिकल 2 का ही इस्तेमाल किया गया था। अब देखो, वर्तमान में जैसे दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, ये डिमांड ये करते हैं कि जो भारत का राज्य है, जो राजधानी है दिल्ली, ये अभी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसको क्या करें आप, इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करें। ये केजरीवाल जी की मांग है। तो यदि केंद्र सरकार इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देती है तो क्या करेगी, आर्टिकल 2 का ही इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि आर्टिकल 2 का ही इस्तेमाल होगा।
आगे देखिए, आर्टिकल इसके बाद आता है आर्टिकल 2A। क्या है? आर्टिकल 2A। हालांकि इसका कोई महत्व है नहीं, क्योंकि आर्टिकल अब निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इतना खास आपके लिए है नहीं। आर्टिकल या अनुच्छेद 2A या 2 का, ठीक है, हिंदी में ही लिख देते हैं, चलिए। अनुच्छेद 2 या 2 का क्या है? निरस्त। निरस्त। चलिए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 2 हमारा हो गया, 2 हो गया। अब बात करेंगे आर्टिकल 3 की, अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3। अब ये क्या कहता है? तो बच्चों ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, भारत के नए राज्य जो भारत के अंदर हैं, ठीक है, वो उनके नए राज्यों का निर्माण और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों का, उनकी सीमाओं का विस्तार करना या उनका कम करना, या राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आता है। बेसिकली बात करेंगे तो जो आर्टिकल 3 है, ये केवल उन पर ही लागू होता है या उनकी ही बात करता है जो केवल, जो पहले से ही भारत में हैं, जो भारत के राष्ट्र हैं, राज्य हैं, ये उनकी केवल बात करता है। तो क्या है इसमें? नए राज्यों का निर्माण, और क्या है? और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों व सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। और ये किस पे लागू होता है? तो ये लागू होता है, यह केवल उन राज्यों पर लागू होता है ठीक है, यह उन राज्यों की बात करता है, चलिए, राज्यों की बात करता है, ऐसे लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। बात करता है जो पहले से ही यूनियन ऑफ इंडिया हैं या भारत के पहले से ही राष्ट्र हैं। तो इसके शब्दों हम क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले नया राज्य बना सकते हैं, न्यू स्टेट, इसको हम लोग बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? राज्यों के एरिया में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में ही लिख लेते हैं, नए राज्य का निर्माण। और क्या करेंगे हम लोग इसमें? राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन। और क्या कर सकते हैं? क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? उनकी जो बाउंड्री है, ठीक है, उनका अलग कर सकते हैं, उनको घटा बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। अब इसका उदाहरण देखेंगे, आर्टिकल 3 का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है। तो अभी सबसे लेटेस्ट उदाहरण की बात करें कि सबसे लेटेस्ट उदाहरण कौन सा हमारा है,
तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। हालांकि लेटेस्ट नहीं है, 2014 की बात है। इससे पहले 2019 में भी ये आर्टिकल लागू किया गया था, जब क्या हुआ था, हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुए थे, तब भी आर्टिकल 3 का ही इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा देखेंगे हम लोग? तेलंगाना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को क्या बना? तेलंगाना। और देखिए, आर्टिकल 3 जब लागू किया जाता है या आर्टिकल 3 किसी राज्य पर लागू किया गया, मान लीजिए सपोज करिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा। अब केंद्र को समझ में आया कि उत्तर प्रदेश नाम इस राज्य को अच्छा नहीं लग रहा है, इसका एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं उत्तम प्रदेश। अब ये बात केंद्र सरकार ने सोच ली। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर आपका हम राज्य के नाम चेंज करना चाहते हैं, क्या आपकी मंजूरी है? वो कहते हैं नहीं मंजूरी है। तो अगर वो नहीं कर देते हैं तो क्या केंद्र सरकार रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि आर्टिकल 3 संसद को ये पावर देता है, ना कि राज्य को ये पावर देता है कि आप राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, केवल संसद संसद के ही पास पर ये पावर होती है। तो ऐसा करने के लिए क्या, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 3 में क्या है आपका, तो इसको थोड़ा नोट में लिख लेंगे, ठीक है, हम लोग नोट में थोड़ा लिख लेंगे। ऐसा करने के लिए इन्हें, यानी किसे? केंद्र सरकार, केंद्र या संसद को राज्य की, राज्य के मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 3 आपका खत्म होता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 4 की, अनुच्छेद 4 की। देखिए, मैं आपको इसलिए थोड़ा सा विस्तार में पढ़ा रहा हूं ताकि यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, घूम के भी क्वेश्चन आए, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा दिया जाएगा कि इस अनुच्छेद में क्या होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है। तो आर्टिकल 4, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें यह कहा गया है जो आर्टिकल 3 है और 2 है, 2 और 3, इसको लागू करने के लिए संसद को किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 4 यह पावर देता है कि आपको ऐसा करने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बस आपको इतना करना पड़ेगा कि ऐसा कानून, जो आप यदि नाम बदल रहे हैं, तो आपको यह करना पड़ेगा कि आप कुछ कानून बनाइए जो संसद में साधारण बहुमत से पास हो जाए, या सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा आप पारित कर सकते हैं सबको। ये आर्टिकल 4 ये पावर देता है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, या इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 व 3 को लागू करने के लिए संसद को किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, तो ये आर्टिकल 4 आपका कहता है। आर्टिकल 4 यह पावर देता है, किसको देता है? पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आपको कोई संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है यदि आप आर्टिकल 2 और 3 में से किसी एक का आप प्रयोग कर रहे हैं या आप दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे कानून, यानी यदि आप राज्य को मिला रहे हैं या नए राज्य को आप अपने स्टेट में ला रहे हैं या राज्यों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, राज्य का विस्तार कर रहे हैं या राज्य को घटा रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए, ऐसे कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा संसद को? तो साधारण बहुमत से, बहुमत और क्या होना चाहिए? सामान्य विधायी प्रक्रिया, द्वारा पारित किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका भाग 1 खत्म होता है। आर्टिकल 1 से 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल या पार्ट 2, आर्टिकल 5। तो भाग 2 आपका आता है नागरिकता। देखिए, आपने देश बना लिया, देश में कि आपने राज्य डिफाइन कर लिए, इस देश में ये राज्य रहेंगे और ये राज्य इस प्रकार से कार्य करेंगे। लेकिन वही बात है कि आपने चिड़ियाघर बना लिया और चिड़ियाघर में जानवर नहीं है, तो चिड़ियाघर का क्या फायदा? उसी प्रकार से यदि आपने देश बनाया है तो देश में नागरिक भी होंगे, और जब नागरिक होंगे तो नागरिक कौन होंगे देश के, ये डिफाइन करने के लिए नागरिकता लाई गई कि हाँ, आप इस देश के नागरिक हैं, ये आपकी नागरिकता हम आपको देते हैं। तो नागरिकता को देखने के लिए आता है आपका अनुच्छेद 5 से 11। ये आपको आर्टिकल जो है 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये विभिन्न प्रकार से आपको बताएंगे कि यदि आपको भारतीय होना है तो आपको निम्न में से इन कंडीशनों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहां से कहां तक भाग 2 आपका है, मैंने लिख दिया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता में आते हैं। ठीक है, तो जो भारत का संविधान है, भारत के राज्यों और भारतीय हो, यानी जो भारतीय नागरिकों हैं उन पर लागू होता है। और नागरिक कौन होंगे ये डिफाइन करने के लिए संविधान बताता है कि आपको नागरिक होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले कितने बात करते हैं, कितने कुल टोटल कितने अनुच्छेद हुए हैं? तो 7 अनुच्छेद हुए हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। किस प्रकार से? 5 से 8 तक, 9 और 10, 11। तो 5 से 8 तक आर्टिकल कहता है कि 26 जनवरी 1950 तक, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन तक कौन कौन भारतीय हो सकते हैं, कौन कौन भारतीय नागरिक हो सकता है। क्या बताता है? 26 जनवरी 1950 तक कौन भारतीय हो सकता है, भारतीय हो सकता है। ये आर्टिकल 5 से 8 तक बताते हैं। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है कि क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, ठीक है, याद न रहे तो लिख देता हूं मैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 9 की कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। तो आर्टिकल 9 कहता है सिंगल सिटीजनशिप,
एकल नागरिकता, एकल नागरिकता यानी यदि आप भारतीय हैं तो केवल भारतीय ही हैं आप, इसके अलावा आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता के अलावा क्या क्या है आर्टिकल 9 में, अनुच्छेद 9 में, तो ये कहा गया है, एक और चीज डिफाइन करिए, लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता किस प्रकार से आपसे छीनी जा सकती है, नागरिकता का छीना जाना। अब किस प्रकार से छीनी जा सकती है कि यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता अपने मन से बिना किसी दबाव के स्वीकार कर लेता है, तो जैसे ही वह इसकी नागरिकता स्वीकार करेगा, क्या होगा, जो भारतीय नागरिकता है उसकी वह चली जाएगी। आर्टिकल 10 से 11 देखिए, 1950 तक तो संविधान ने बता दिया कि आप कौन कौन से नागरिक हो सकते हैं, लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात जो लोग भारतीय हैं भी नहीं, या जो लोग भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, उनको डिफाइन कौन करेगा, तो उसके लिए अनुच्छेद 10 और 11 आता है। और अनुच्छेद 9 और 10 और 11 यह बताता है कि संसद के पास ये पावर मिलती है कि वह सिटीजनशिप पे कानून बना सकती है, नागरिकता पर कानून बना सकती है भविष्य में। तो इसमें क्या हुआ है, संसद को यह शक्ति है कि वह नागरिकता पर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से आपका आता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो आर्टिकल हैं 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं, ये किन पर लागू होते हैं, किन पर अप्लाई होते हैं, और जब अप्लाई होते हैं तो उन पर कौन कौन सी कंडीशन लागू होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। क्या है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता प्रारंभ पर नागरिकता, और संविधान कब लागू होता है, तो वह ना होता है 26 जनवरी 1950। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो तब कौन कौन से भारतीय लोग, कौन से लोग भारतीय हो सकते हैं, देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन निकल के सामने आती है, मैं धीमे धीमे आपको सब बता दूंगा जो भी इसमें कंडीशन बन सकती हैं। तो सबसे पहले आता है वह व्यक्ति जिसका अधिवास भारत ही हो, भारत ही था, ठीक है, भारत ही था, यानी जो लोग भारत में पहले से ही रह सकते थे, रह रहे थे, यानी जब बल्कि जब जो हमारा विभाजन हुआ था, माउंटबेटन प्लान के तहत जब विभाजन हो गया हमारा, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो विभाजन से पहले या बाद में जब भी वो लोग जो पाकिस्तान न गए, बाहर नहीं गए, ठीक है, कभी बाहर नहीं गए, उन पर यह लागू होता है कि आप शुरुआत से अंत तक भारत में ही रहे हैं, तो ये कंडीशन आप पे लागू होगी और आप भारतीय नागरिक हैं। कौन से व्यक्ति, जो कभी या जो कभी विभाजन से पहले या बाद
बाद में बाहर ना गए हों, ये उन पर लागू हो जाता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन लागू होती है, यदि आपका जन्म, या आपका नहीं कहेंगे, उसका जन्म, ठीक है, उसका लिखेंगे, उसका, देखिए आपका उसका में थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है कि जिस प्रकार संविधान में लिखा है उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि उसका जन्म भारत में ही हुआ हो, भारत में ही हुआ हो, तो ये कंडीशन आप पे लागू होती है। यदि आपका संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले यदि आपका जन्म भारत में हो गया हो तो आप भारतीय नागरिक हैं। अब यहाँ पे कंडीशन निकल के आती है, लाला हरदयाल, नाम सुना होगा आपने। ये कौन थे? ये भी एक क्रांतिकारी थे जो भारत से बाहर रह के क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। जो यहाँ पे भारत में आंदोलन हो रहे थे उसके लिए फंड रेज करते थे और वहीं पे ये रह गए। तो क्या जब संविधान लागू हुआ तब भी वो बाहर ही थे, तो जब वो बाहर थे तो क्या उनको वो भारतीय नहीं हुए? क्योंकि वो भारत से बाहर भी थे और उनके जो बच्चे, जब वो बाहर रह रहे हैं उनके बच्चे भी हुए तो वो भारत में पैदा भी नहीं हुए, तो क्या वो भारतीय नहीं हुए? क्या उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी? तो इसके लिए भी एक लाया गया, इसके अंतर्गत आता है कि यदि उसके माता पिता, ठीक है, माता पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो भी वह भारतीय नागरिक है। और कब? 1950 से पहले। अब एक कंडीशन निकल के सामने आती है, यदि वह संविधान लागू होने से लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों से, ठीक है, 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। अब ये किन पे लागू होती है? ये किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था उन लोगों के लिए जो भारतीय नहीं थे, जो बाहर से आए थे, जो भारत में, जैसे कि एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट वो भारतीय नहीं थी, उनके माता पिता भी जो थे वो भारतीय नहीं थे, उनमें किसी एक का भी जन्म भारत में नहीं हुआ था, कोई भारतीय नहीं थे, फिर भी उनको भारतीय नागरिकता मिली। किस प्रकार से मिली? इस प्रकार से मिली, आर्टिकल 5 का जो ये सब तो कहता है, ये जो लाइन है ये कहती है कि वो संविधान लागू होने के ठीक पहले 5 वर्षों तक आप भारत में रहे हों। क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे तो जब वापस जा रहे तो ऐसा नहीं कि सारे ब्रिटिश चले गए थे, कुछ ब्रिटिश यहीं पर रह गए थे जिनका मन यहीं लग गया कि नहीं भाई अब हमें ब्रिटेन नहीं जाना है, हमें यहीं यहीं की वातावरण अच्छा लग रहा है, यहाँ हम डल गए हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए कि जो लोग यहीं रहना चाहते हैं उनके लिए आर्टिकल 5 में ये बात कहेगी कि संविधान लागू होने से पहले आप 5 वर्षों तक भारत में रह रहे हो तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण के लिए कौन सा है? एनी बेसेंट। चलिए, तो यहाँ पे आर्टिकल 5 आपका खत्म होता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 6 की, अनुच्छेद 6। ये क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 ये वर्तमान में लागू नहीं हो पा रहे हैं या लागू नहीं है।
क्योंकि ये उस समय की स्थिति के हिसाब से बनाए गए थे। किस प्रकार की स्थिति थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 6 क्या कहता है? तो आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले वाले कुछ व्यक्ति या करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ये कहता है। अब ये किस प्रकार से कहता है समझाता हूं मैं आपको। आर्टिकल 6 बेसिकली लगाया गया था, जो विभाजन हुआ था इसके हिसाब से लगाया गया था। क्यों आया था? विभाजन के कारण। विभाजन के कारण देखिए, जो लोग भारत में नहीं रह रहे थे, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन होने के कारण जो लोग पाकिस्तान में लोग रह रहे थे वो भारत आए। तो अब वो क्या थे? ना तो भारत में पैदा हुए थे, ना तो उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, ना तो संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहे थे। वो कहाँ रह रहे थे? पाकिस्तान में रह रहे थे। लेकिन पार्टीशन हुआ और पार्टीशन में शर्त रखी गई थी कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहेंगे, जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो वो लोग पाकिस्तान में रहेंगे। तो उसके लिए आर्टिकल 6 आया और लोग ये कहा गया जो पाकिस्तान से लोग भारत आए हैं उनको हम लोग नागरिकता देंगे। तो जब देखिए, इसमें से कुछ टर्म कंडीशन थोड़ा समझा देता हूं आपको। पार्टीशन कब हुआ था आपका? तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्या हुआ था? विभाजन मारा। और जब विभाजन हुआ तो आपको सभी को पता है कि काफी लड़ाई दंगे छिड़ गए, मारकाट काफी हुई। तो उस मारकाट के कारण कभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ला रहे थे, जा रहे थे। तो आने जाने के कारण एक नियम बनाया जाता है। इसी आर्टिकल 6 के अंतर्गत एक ना आता है परमिट नियम। क्या नाम आता है? परमिट नियम। परमिट नियम ये लागू होता है 19 जुलाई 1948 को। ये लाया जाता है। इसमें दो शर्तें रखी जाती हैं जो आर्टिकल 6 को पावर देती हैं। क्या बात हुई थी इसमें? तो बात हुई थी, पहले ये बताया जाता है, पहला ये था 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी परमिट से पहले, परमिट का नियम लागू नहीं हुआ था उससे पहले। और दूसरी कंडीशन इसमें बताई जाती है, बी कंडीशन आती है 19 जुलाई 1948 के बाद, यानी परमिट के परमिट से 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। ठीक है, ये दो कंडीशन लागू हुई। तो देखिए, इसमें से ये कहा गया था, इसमें से एक बात और सामने निकल के आती है कि हाँ जी चलिए, देखिए एंग्लो इंडियन वाला जो भारतीय नहीं थे उनके लिए आर्टिकल 5 में था, लेकिन जो भारतीय पाकिस्तान में थे उन पे लागू होता था कि इनका जो जन्म है, इनके माता पिता में से जन्म किसी एक का है वो भारत में हुआ हो। माता पिता भारत में जन्म, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया, परमिट नियम में ये कहा गया कि 19 जुलाई 1948 यानी परमिट से पहले विभाजन के समय जो लोग आपस में आए गए हैं, कुछ लोग पाकिस्तान गए, भारत गए, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यदि वो परमिट से पहले गए हैं, पहले आए हैं तो हमको नागरिकता दे देंगे। लेकिन यदि जब परमिट नियम लागू हो गया है और तब वो भारत आए हैं तो परमिट नियम के
लागू होने के 6 महीने बाद, यानी आप मान लीजिए 1 अगस्त को आ गए, ठीक है, 1 अगस्त को 1948 को आप भारत आ गए और परमानेंट नियम 19 जुलाई को लागू हो चुका है। तो परमानेंट नियम में यह कहा गया कि जिस दिन आप आए हैं उसके 6 महीने बाद तक आपको भारत में रहना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी अगस्त के बाद आपको रखना है पूरा अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर रहना आपको, फिर अक्टूबर रहना है, फिर नवंबर रहना है, फिर दिसंबर रहना है, दिसंबर के बाद जनवरी रहना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो जनवरी के बाद यानी जनवरी 1949 को आपको नागरिकता मिलेगी। ये परमानेंट नियम कहता है कि आपको रहना होगा 6 महीने, इसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता मिलेगी। तो ये हुआ आर्टिकल 6। अब बात करेंगे आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 चलिए देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, अब ये किस प्रकार से बताया गया, तो ये बताया गया, चलिए तो देखिए 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान था वो पता चल गया था, आगे पता चल गया था कि पाकिस्तान बनने वाला है। तो जो लोग पार्टीशन लोग आने जाने लगे, इससे क्या हुआ, अब ऐसा नहीं कि देखिए मान लीजिए पार्टीशन हो गया, कुछ लोग गए पाकिस्तान गए, वहां पे रहे 6 महीने, इसके बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा, अब वो वापस चले आए। लेकिन जब वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, लेकिन वो वापस आ गए, तो उनके लिए ये नियम लागू किया गया था, उनके लिए आर्टिकल लाया गया था। तो क्या है इसमें ये कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद वह व्यक्ति जो पाकिस्तान गया हो किंतु भारत वापस आ गया हो, वापस आ गया हो, तो ये नियम उन पे लागू होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसको बस क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का, 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये कराना पड़ेगा आपको, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपको यदि याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 1 मार्च 1947 है, इसमें क्या हुआ था, इस डेट से दंगे शुरू हो गए थे, इस दिन से दंगे शुरू हुए थे, इस दिन से क्या है, विभाजन के दंगे, ठीक है, विभाजन के दंगे शुरू हुए। तो आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए लाया गया था। अब बात करेंगे, देखिए आर्टिकल 6 और 7 है, ये उसी समय के लिए लागू हुआ था, उस वर्तमान परिस्थिति के लिए ये किया गया था। अब बात करेंगे आर्टिकल 8 की, अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8, तो इसके बारे में बात करें तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा,
देखिए सबसे पहली बात कि आर्टिकल जो 8 है ये लाया किनके लिए गया था। तो आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए लाया गया था जो भारत से बाहर रहकर भारत का कार्य कर रहे थे, जैसे भारतीय राजदूत या भारतीय सेनानी, उन सभी के लिए ये लागू गया था। तो इसमें ये कहा गया भारत के बाहर बाहर रहे 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 लोगों का बच्चा भारतीय होगा, भारतीय होगा यदि उसके माता पिता उसके माता पिता क्या हो, या माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, क्या हो, भारतीय हो। किसके लिए लाया गया था, तो विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों और किनके लिए, राजनैतिक नायकों, ठीक है, या राजनीतिक लोगों के लिए ये लाया गया था। जो लोग राजदूत, जो दूतावास होता है उसमें लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 8 हो गया। अब बात करेंगे आर्टिकल 9 की। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बात करेंगे आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9, तो ये किसके लिए लागू होता है, तो ये कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता देने पर भारत की या भारतीय नागरिकता समाप्त, ठीक है, ये कहता है। अब किस प्रकार से विदेशी नागरिक हो रहा है, स्वेच्छा से। मान लीजिए दो दबाव डाला गया और कनपटी पे बंदूक लगा दी कि भैया बोलो आपको नागरिकता स्वीकार है, उस देश की नहीं है, वो तो कह देगा भाई जान है तो जहान है, नागरिकता तो बनी रहेगी, बाद में चेंज करा ली जाएगी। तो इस प्रकार से वह नागरिकता स्वीकार कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता चली जाती है। तो तो यदि वह स्वेच्छा से करता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी अथवा नहीं जाएगी। इसके अलावा तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, तो ये बात करता है एकल नागरिकता की, कि आप किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। एकल नागरिकता, ऐसा समझो कि आप किसी एक व्यक्ति के ही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, दूसरे के नहीं हो सकते। अगर दूसरे के आप हो गए तो एक तरफ से आपको क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। यदि आप लड़का है तो आप दूसरी लड़की नहीं देख सकते हैं, दूसरी लड़की आप अपने साथ रखेंगे तो वो पहली वाली आपको छोड़ के चली जाएगी कि अब भाई उसके साथ ही रहे। तू यहाँ पे क्या हुआ, एक ही रहेंगी, या तो मैं रहूंगी या वो तो वो रहेगी। उसी प्रकार से लड़का, अगर तू रहेगा वह मैं रहूंगा, इस प्रकार समझो। अब बात करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10, ये क्या कहता है, तो ये बात करता है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। ठीक है, जब कोई अन्यथा कार्य ना करे, इसका मतलब आप ऐसे समझो कि यदि आप देशद्रोह ना करो
और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम आपको करेंगे, आपकी हम नागरिकता छीन लेंगे। ठीक है, तो अन्यथा का मतलब क्या है, देशद्रोह ना, देशद्रोह कार्य। ठीक है, देशद्रोह का कार्य। देशद्रोह कैसा, मान लीजिए भारत की लड़ाई पाकिस्तान से हो रही है, वर्तमान में युद्ध छिड़ा पड़ा है, और आप क्या करें, आप पाकिस्तान की सहायता करें, आप पाकिस्तान को गुप्त खुफिया जानकारी दें, या फिर भारत के बारे में आप अनाप शनाप बोलें, आप भारत का सपोर्ट न करके पाकिस्तान का सपोर्ट करें, तो इस प्रकार से क्या कराएंगे, ये देशद्रोह के अंतर्गत आएंगे। और ये पावर किसको मिली है, पावर तो ये जाती है पार्लियामेंट को, यानी संसद को ये पावर है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 11 की। लास्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। ये क्या कहता है, तो ये कहता है नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी। क्या कहेगी, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी। ठीक है, संसद बनाएगी, और संसद में किसको, तो गृह मंत्रालय। ठीक है, कौन बनाएगा, संसद का गृह मंत्रालय। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गृह मंत्रालय। तो आर्टिकल 11 तक हो गया। अब ये आर्टिकल 11 लाया क्यों गया था, या इससे संबंधित जो कानून है, ये भारतीय संविधान में क्यों कहा गया कि आपसे संबंधित कानून है ये आप बना सकते हो। तो बेसिकली ये बनाया गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग भारत आएंगे या जो लोग भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कानून हो सकते हैं, या उस समय की परिस्थिति के अनुसार क्या कानून हो सकते हैं। मान लीजिए 1985 की जो परिस्थितियां थी कुछ अलग हैं, और 2024 की जो परिस्थितियां हैं उसकी अलग हैं। उस समय पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान के लोगों को आसानी से नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के लोगों का घुसना ही अलाउ नहीं, नागरिकता तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब इन चीजों के लिए भारतीय संविधान संसद को ये पावर देता है कि आप नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाने के चक्कर में एक कानून नागरिकता अधिनियम एक आता भी है, वो आता है नागरिकता अधिनियम 1955। क्या नाम आता है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नागरिकता अधिनियम 1955, ये 1955 में आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जिस प्रकार से आया था वैसा ही बना रहे, समय समय पर इसमें चेंजमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, संशोधन जैसे कि संशोधन की आप बात करें, जैसे 1986 में संशोधन हुआ, इसके अलावा 1992 भी संशोधन आपको देखने को मिलता है, 2003 में भी संशोधन देखने को मिलेगा, और क्या 2005 को, 2015 और 2019 जो वर्तमान में चला था, एनसीए एनआरसी वगैरह। ठीक है, सीए ये सब चला था आपका ना। तो ये सब नागरिकता अधिनियम, इसके ही अलग अलग आपको पहलू देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलत है, चलिए। तो संविधान लागू होने के बाद नागरिकता को अध्ययन करने के, जो आप पाने के लिए या उसको छीनी जाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। तो किस लिए लाया गया था, तो यह है संविधान के लागू होने के पश्चात, लागू होने के पश्चात
लाया गया। किस कारण? नागरिकता का दिए जाना और नागरिकता का छीने जाना, इसमें दो चीज बताई गई। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए पटरी ही लगा लेते हैं, सही कर लेते, थोड़ा सा सही करेंगे। एक तरफ क्या है? नागरिकता का अधिग्रहण, और इधर कौन है? नागरिकता का छीना जाना। तो नागरिकता का अधिग्रहण, आप किस प्रकार से भारतीय नागरिक बन सकते हो? तो कुल 5 कैटेगरी आपके लिए बताई गई इसमें, इस अधिनियम में, कि इन 5 तरीकों से आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो पहला जो आता है कैटेगरी, वो आता है जन्म। जन्म के आधार पर आप बन सकते हैं। जन्म के आधार पर कैसे? देखिए, जब हमने आर्टिकल 5 पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पहले भारत में पैदा हुए हो संविधान लागू होने के पश्चात, सॉरी उसके पहले ही। इसमें क्या बताया गया? तो इसमें ये बताया गया, इसमें थोड़ा सा ये किया गया, कुछ कंडीशन रखी गई। कंडीशन ये रखी गई कि 26 जनवरी 1950 से क्या होगा? आप में से कोई एक क्या हो, उसके माता या पिता भारतीय हो, तो आपको नागरिकता मिल सकती है उस बच्चे को, ठीक है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो क्या हो, उसको नागरिकता मिल सकती है। और ये चला था अधिनियम, नियम चलता है 1 जुलाई 1987 तक, क्योंकि 1987 में क्या बता, 86 में आपको बताया था ना क्या होता है, संशोधन हुआ था। इसमें यह बताया गया, माता पिता का, माता या पिता का जन्म या माता पिता का भारतीय भारतीय होना। थोड़ा कंफ्यूजन आपका रहेगा, क्योंकि आपको जब पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको कंफ्यूजन आएगी। देखिए, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी, आप हमें, हमारा ऐप है, ऐप हमारा कौन सा है? एग्जाम वेब ऐप। वहां आप चले आइए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407400 पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहां आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, माता या पिता भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, ये उन कंडीशन पे लागू होती है, और उसका जन्म जो है वो भारत में हो, ठीक है, या भारत से बाहर हो, तो उसका मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन बनती है, संशोधन होता है, तब आता है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक। इसमें ये बताया गया, कोई एक भारतीय नागरिक
देखिए यहाँ पर जो 26 जनवरी 1950 से 1947 तक, इसमें ये हुआ था कि आपका जन्म क्या हुआ, भारत में ही हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, दूर कर लीजिए। जन्म भारत में, ठीक है। माता पिता में से कोई भी अगर नागरिकता हो, ठीक है, केवल आपका जन्म भारत में होना चाहिए। माता पिता पर यह लागू नहीं होता है कि आपका जन्म भारत में हो या ना हो, और माता पिता भारतीय हैं या नहीं है, का भारतीय होना आवश्यक नहीं। और यहाँ बताएगा कि यहाँ एक भारतीय हो, ठीक है, कोई एक एक कौन कौन है, माता या पिता, माता या पिता। इसके अलावा तीसरी कंडीशन यहाँ पे आती है, एक और आता है आपका तीसरा पॉइंट, इसी में जन्म के आधार पर, वो आता है आपका 3 दिसंबर 2004 से अब तक। इसमें ये बताया गया कि माता पिता में से, माता या पिता के पास, माता या पिता वैलिड, ठीक है, इसमें वैलिड बताएगा, वैलिड भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक। देखिए मैंने आपको अब थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जन्म के आधार पर आप बात करेंगे 26 जनवरी 1950 से 1947 तक। देखिए इसमें एक आगे आपका जन्म बस भारत में होना चाहिए। अब होता ऐसा था, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की कोई लड़का है, वो आया इंडिया घूमने, उसने क्या किया, कोई लड़की फंसा ली प्यार में, उसको क्या किया, बच्चा पैदा कर दिया, वो पाकिस्तान चला गया। लेकिन जो बच्चा है वो क्या हुआ, अब वो क्या भारतीय हुआ ना, उसका भारतीय, उसके पिता का भारतीय होना आवश्यक नहीं था, उसका माता का भी भारतीय होना आवश्यक नहीं था, लेकिन क्या हुआ, वो बच्चा भारतीय हो गया। तो इस प्रकार से भारत में ये प्रॉब्लम आई, तो इसी को सुधार करते हुए 1986 में संशोधन लाया गया। तो उन्होंने बताया कि आपका माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तो आप भारतीय हो जाएंगे। ये भी समस्या आई, तो इसको सुधार करने के लिए, क्योंकि जो लोग थे वो बाहर से आते थे और वो बता देते कि नहीं हम तो भारतीय हैं, और बच्चा पैदा हो गया और वो दिक्कत कर गई। तो इस प्रकार से देखते हुए 2004 में संशोधन लाया गया, उसको बताया गया कि आपके पास वैलिड, ये चीज वैलिड का पास कागज होना चाहिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप जन्म से भारतीय, उसका जो बच्चा होगा वो जन्म से भारतीय नागरिक होगा। अब दूसरा आता है नागरिकता का अधिनियम पे, दूसरा जो पॉइंट बताया गया लोगों के इस अधिनियम में आता है, वो आता है वंश के आधार पर। पहला क्या था आपका, जन्म, दूसरा आता है वंश के आधार पर, कि वंश के आधार पर आप कैसे आप नागरिक बन सकते हैं भारत के। तो इसमें बताया गया, तो 1955 में ये बताया गया कि यदि आपके पिता पिता भारतीय हों, आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके पिता भारतीय हो, भारतीय होना चाहिए, ठीक है, या भारत के बाहर आपका जन्म हुआ हो, आपके पिता भारतीय हैं, तो आप भारत के हो जाएंगे। लेकिन इससे माता जी को बड़ी तकलीफ हुई, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो इसी में फिर संशोधन किया गया। और बेसिकली ये उन लोगों के लिए लाया गया था जो लोग भारत से बाहर रह रहे थे, सॉरी, उन लोगों के लिए जो भारत से बाहर, ठीक है, ये उन लोगों के लिए लाया गया था कि वंश के आधार पर आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि भाई लड़कियां भी तो बाहर जाती हैं, उनका जो बच्चा हुआ क्या वो भारतीय नहीं हो सकता है। तो इसको देखते हुए संशोधन किया गया 1992 में, और इसमें ये बताया गया माता या पिता भारतीय हो तो आप हो सकते हैं। और ये कब हुआ था, तो 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 1992, और ये अभी तक लागू है, ठीक है। लेकिन देखिए ये तो हुआ था,
लेकिन अब ये लागू नहीं है, ठीक है। से इसमें नोट करने वाली बात ये है कि वंश के आधार पर अब नागरिकता नहीं मिलती है, नागरिकता नहीं मिलती है। और ये नियम लाया गया था 2004 में, ठीक है। 2004 में ये नियम लाया गया था कि वंश के आधार पर नागरिकता खत्म कर दी गई थी, और आपको ये कहा गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। नागरिकता कैसे मिलेगी? रजिस्ट्रेशन करने पर, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर्ड, कि आप बच्चा जो है भारतीय है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन लाई गई पंजीकरण के द्वारा। तीसरी कंडीशन थी पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा आप भारतीय हो सकते थे। किस प्रकार से? इसमें क्या बताया गया? तो इसमें यह बताया गया, देखिए पंजीकरण में ये बताया गया 1955 में था। 1955 में 6 महीने आप भारत रहें और नागरिकता पालें तक भारत रहें। और बेसिकली पंजीकरण जो था ये किनके लाया गया था? तो ये विदेशी नागरिकों के लिए लाया गया था कि विदेशी नागरिक जो आएंगे उनको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो आप इस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संशोधन हुआ और आता है, संशोधन की बात आया कि पहले आप 7 साल भारत रहें, 7 साल भारत रहें, इसके बाद आप पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के पश्चात आपको क्या मिलेगा? इसके बाद पंजीकरण कराएं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है देशीकरण के आधार पर। चौथा जो नियम बनाया गया था, देशीकरण, देशीकरण, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? तो इसमें कुछ कंडीशन रखी गई। कंडीशन क्या थी? कला, विज्ञान या भारतीय कोई भाषा एक, जो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इस प्रकार से आपको जो तमिल, तेलुगु, मराठी, ये आपको में से देखिए जो आपकी भाषा दी गई हो, 22 भाषा दी गई है, उसमें से आपको एक भाषा आनी चाहिए, भारतीय भाषा, कम से कम एक जानता हो, ठीक है। और क्या बताया गया इसमें? और ये बताया गया कि कम से कम, देखिए इसमें जो रहना था उसमें कुछ बताया गया था ये कि 14 साल से लगातार, 14 साल से लगातार, 14 साल से, देखिए लगातार इसमें नहीं बताया गया था, 14 साल से भारत रह रहा हो, भारत रह रहा हो, और 10 साल तक तो रहा हो, 10 साल तक तो रहा हो, और जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसको दी जा रही हो, और कम से कम उस समय तक और पिछले 1 साल तक, पिछले 1 साल तक भारत रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है पिछले 14 साल से, और 10 साल तक तो रहा ही है, उसमें सब टोटल मिला के 1 साल तक वह रह रहा हो, पिछले 1 साल से तो लगातार रह रहा हो, और वह भारतीय कैसा हो या वह व्यक्ति कैसा हो, उसमें कला में उत्कृष्ट काम हो, जैसे सिनेमा, इसके अलावा संगीत में कोई अच्छा कार्य हो उसका, नृत्य में, विज्ञान में जैसे कोई वैज्ञानिक वगैरह हो, वह इस प्रकार से वह भारत में रह रहा हो, तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि उसको नागरिकता अप्लाई करना पड़ेगा, भारतीय सरकार उसको इस प्रकार से नागरिकता दे सकती है। और और ये भी है
कि देखिए मान लीजिए आप बिल गेट्स, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा कार्य किया है, तो यदि वो भारतीयता लेना चाहें तो क्या उन सबको ये पालन करना चाहिए कि उनको पहले भारत में इतने साल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो विज्ञान के इतने अच्छे जानकार हैं, भाषा उनको आती नहीं है, तो क्या उनको रहना चाहिए, उनको मिलेगा? इसमें संसद कानून बना के विशेष करके अप्लाई करके वो उनको नागरिकता दे सकती है। तो इस प्रकार से आपको नागरिकता मिल जाएगी देशीकरण के आधार पर, कि आप भारत में रह रहे हो और भारतीय भाषा जान गए हो, भारतीय हो, भारत में घुल मिल गए हो, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा लाइक आप देखोगे उदाहरण के तौर पे अदनान सामी, ठीक है, ये कौन है? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नागरिक थे पहले, अब ये भारतीय हैं, उनको देशीकरण के आधार पर ही ये नागरिकता दी गई थी। और पांचवा पॉइंट आता है अर्जित भूमि के आधार पर आप भारतीय नागरिक हो जाएंगे। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, अर्जित भूमि कैसे? अर्जित भूमि इस प्रकार से कि मान लीजिए भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया या किसी देश पर कब्जा किया, यदि भारत दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले, दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले तो उस राज्य के लोग भारतीय होंगे। तो इस प्रकार से अर्जित भूमि के आधार पर बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखोगे आप तो सिक्किम, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन बताई गई थी 1955 के नियम में। अब नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है ये भी बताई गई। तो सबसे पहले आता है, पहला पॉइंट आता है आपका त्याग। नागरिकता का थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा पेन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये ठीक है क्या? चलिए ये यूज करते हैं। नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग कर देना, त्याग कर देना। किस प्रकार से? मान लीजिए आप दूसरे देश गए, वहां देश की आपने नागरिकता स्वीकार कर ली, तो आप भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। दूसरा है नागरिकता का बर्खास्त किए जाना। नागरिकता का बर्खास्त होना। किस प्रकार से बर्खास्त हो सकती है? देशद्रोह के कारण, देशद्रोह के कारण। मान लीजिए आपकी पाकिस्तान से, भारत की पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान का ही आप पक्ष लें, आप भारतीय का पक्ष ना लें, तो इस प्रकार से आप देशद्रोह का मुकदमा लगा के आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके बाद तीसरा है आपका नागरिकता से वंचित किए जाना। वंचित किस प्रकार से? यदि आपने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, उससे आपने अपने नागरिकता प्राप्त की है, तो और बाद में आपको पता चल गया, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, बाद में पता चल गया तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। और इसके अलावा वंचित को क्या हो सकता है? या विदेश से, या विदेश में जाकर, ठीक है, विदेश में जाकर 7 साल से भारत ना आए हों, तो भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी मैंने पूरी नागरिकता करा दी है। तो यहाँ से आपको यदि सारी ये पीडीएफ चाहिए पूरी नोट्स की, तो आपको क्या करना है, तो आपको बस इतना करना है कि आपको ऐप प्ले स्टोर खोलना है, एग्जाम वेब ऐप,
वहां पर जाना है, एग्जाम वेब ऐप खोजना है, एग्जाम वेब, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, उसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, या फिर जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उन सब की यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, बस एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करना है, वहां आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407400 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहां आपको आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग करेंगे जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली